वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 17 जनवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज का जो हम अगर प्रमुख समाचार देखें तो एक द इंडियन एक्सप्रेस के जो है ई वर्जन में उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है और इसी तरह का जो है एक दो दिन पहले यानी कल या परसों द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है और वो चर्चा में भी है कि शंकराचार्य जो है भारत के 4 पीठ के शंकराचार्य, वह राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में मंदिर में, उसमें वो सम्मिलित नहीं होंगे। तो इसको लेकर ये थोड़ा सा चर्चा में है, लेकिन ये हमारे अगर आप कहें कि जो आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है फर्स्ट पेपर का यूपीएससी के मेंस का और प्री का भी हिस्ट्री का, वो बहुत महत्वपूर्ण, उसमें जो कल्चर और रिलीजन वाला होता है, खासतौर से हिंदू कल्चर और रिलीजन, उससे जुड़े हुए और भक्ति जो आंदोलन है या भारत में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का जो है, उससे ये बहुत महत्वपूर्ण ये जुड़े हुए हैं। और एक दार्शनिक मत अद्वैत वेदांत, जिसे कहा जाता है कि भारतीय दर्शन का हाइट, और कुछ लोग तो कहते हैं कि दुनिया के किसी भी दर्शन का जो है तात्विक रूप से जो उच्चतम स्तर है वो अद्वैत वेदांत है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको हम समझेंगे। दूसरा मुद्दा हम कल भी कहे थे कि जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच का स्विट्जरलैंड के एक शहर है दावोस, वहाँ पे हर साल सम्मेलन होता है। ये 54वां सम्मेलन हो रहा है जो कि 72 से शुरू है ये, और ये 15 से 19 जनवरी तक है। तो उसको लेके हम समझेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सम्मेलन है, इसकी शुरुआत किसने की थी, इसके पीछे क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है और इसके क्या सकारात्मक पक्ष रहे हैं और क्या नकारात्मक पक्ष रहे हैं। ठीक है। और इसी के बाद जो तीसरा तत्व चीज़ है वो अगर 2-3 दिन के अगर हम वैश्विक उसको देखें कि परसों मैंने पढ़ाया था कि जो है भारत के विदेश मंत्री ईरान के दौरे पर हैं और उनके साथ जो है कहीं ना कहीं वो चल रहा है। साथ ही सोमवार को ही जो है भारत के विदेश मंत्री ईरान के दौरे पे थे और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं सोमवार को वो रूस के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं। देवास का सम्मेलन चल रहा है, 15 जनवरी को यूक्रेन को लेकर वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था जिसमें अन्य देशों मतलब जो स्विट्जरलैंड की अध्यक्षता है और या जो यूक्रेन है उसने भी कहा है कि भारत को महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है ऐसे समय में जबकि उसका रूस के साथ मजबूत संबंध है। ठीक है। और इसी तरह का एक सम्मेलन सम्मेलन हो रहा है निर्गुट आंदोलन, वो युगांडा में हो रहा है, और G77 प्लस चीन का सम्मेलन वो ग्लोबल साउथ का है जिसे भारत जिस वैश्विक साउथ का अपना आवाज कहता है। तो ये पूरा सप्ताह जो है काफ़ी चर्चा में रहने वाला है दोनों ध्रुवों को लेकर। ऐसे में भारत का जो है इन सभी ध्रुवों के साथ संबंध कहीं न कहीं उसको जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या NAM नाम बोला जाता था निर्गुट आंदोलन, उसके जगह अब मल्टी अलाइन जो है डिप्लोमेसी या बहुसंरेखी या बहुगठबंधन वाली आधारित रणनीति या डिप्लोमेसी मानी जा रही है। ठीक है। तो हम इसको भी समझेंगे और इसकी ये एक्चुअल में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और ये बीच बीच में चर्चा में रहती है, लेकिन अभी चर्चा में है। इस पे इंडियन एक्सप्रेस में आज संपादकीय लिखी हुई है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कुछ और चीज़ें जो हम अपने से जोड़ते हैं वो हम बताएंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि पहला मुद्दा जो है ये देखिए, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य और उनके 4 शंकराचार्य, ये उनके शिष्य हैं, ये एक प्रतीकात्मक वो है। तो ऐसे में ये मुद्दा है कि शंकराचार्य चर्चा में क्यों है, क्योंकि शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य हैं, भारत में 4 पीठ है, पुरी का पीठ, श्रृंगेरी, द्वारिका और उत्तराखंड का एक पीठ है। 4 पीठ हैं। इन चारों पीठ के 4 शंकराचार्य हैं। इन चारों पीठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी और साथ ही में उनके द्वारा अद्वैत वेदांत का दिया गया था। और 7वीं लास्ट और 8वीं शताब्दी यानी 1780 से लेकर 1820 का जो दौर है उनका, 1788 से लेकर 1820 यानी 32 साल का ही समय था उनका, ऐसा माना जाता है। उसके दौर उन्हीं में ही उनका पूरा दौर जो है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को, जो बौद्ध और जैन धर्म का उसमें बोलबाला था, उसके जो है
परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित करना है, ऐसे में उसके सिद्धांतों को लाना है और कहीं न कहीं हिंदू धर्म की जो कुछ त्रुटियां रह गई थी उसको दार्शनिक और तात्विक आधार पर दूर करते हुए पूरे भारत को एक जो है कह सकते हो धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में पिरोने के लिए भारत के चारों कोनों में चार पीठ की स्थापना की है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में है क्योंकि चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में हो गया है। उसमें से 3 लोगों ने कोई कारण नहीं बताया है, एक पीठ के शंकराचार्य ने कारण बताया है, तो उनके अपने होंगे, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपने जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है उसके तहत शंकराचार्य को समझना है। और शंकराचार्य चूंकि शंकर के आदि शंकर के ही जो उनका नाम से होता है उन्हीं की शिक्षाओं को देने वाले आचार्य होते हैं, उन्हीं परिपाटी से चले आ रहे होते हैं। ऐसे में आदि शंकराचार्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो चर्चा में है। तो इसमें देखिए ये शंकराचार्य जो है 4 हिंदू मठ हैं, द्वारका गुजरात का, जोशी मठ बद्रीनाथ वाला है उत्तराखंड, पुरी उड़ीसा और श्रृंगेरी कर्नाटका के प्रमुख हैं। और इनकी इन मठों की स्थापना माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध धार्मिक एवं दार्शनिक विद्वान आदि शंकराचार्य या शंकर आचार्य शंकर जिन्हें कहा जाता है अद्वैत वेदांत और आचार्य शंकर, और कह सकते हैं कि कई लोग तो कई दार्शनिक भारतीय दर्शन के अध्येता हैं वो तो भारतीय दर्शन को ही शंकर का दर्शन मानते हैं, ये उनका हाइट है। ठीक है, तो ऐसे में आइए देखते हैं कि शंकराचार्य कौन होते हैं। देखिए जैसे शंकराचार्य नाम से ही आ रहा है, शंकर के विचारों को, ये शंकर भगवान शंकर नहीं है, हालांकि आदि शंकराचार्य को भगवान शंकर का भी एक जो है रूप माना जाता है, एक मतलब उनका कह सकते हो कि अवतार माना जाता है, लेकिन फिर भी वो जो आचार्य शंकर थे उनके परिपाटी, उनकी शिक्षा, उनकी व्यवस्था की परिपाटी पर चले आने वाले लोगों को शंकराचार्य कहा जाता है। और ये 4 प्रमुख मठ हैं हिंदू धर्म के, 4 प्रमुख मठों के प्रमुख हैं जिनकी स्थापना हिंदू संत आदि शंकराचार्य द्वारा, ये इनका समय था लगभग 1788 से 1820, ये 32 साल तक ही जीवित रहे थे। और माना जाता था कि 16 साल की अवस्था में है इन्होंने चारों वेदों और संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। इसके बाद वो अपना पूरे भारत में पैदल घूम घूम के जो है इन्होंने अपने दर्शन का और हिंदू धर्म के को प्रचार प्रसार करने का, खासतौर से बौद्ध और जैन धर्म द्वारा जो चुनौतियां उत्पन्न की गई थी उसके काउंटर करने का प्रयास किया था। और ये 4 मठ उत्तराखंड जोशी में, उड़ीसा पुरी में, कर्नाटक श्रृंगेरी और गुजरात द्वारिका में स्थापित किया गया है। और ये जो परंपरा के अनुसार ये धार्मिक शिक्षक हैं जो स्वयं आदि शंकराचार्य, यानी ये ऐसे धार्मिक शिक्षक हैं हिंदू धर्म के जिनकी पीढ़ी कहीं ना कहीं आदि शंकराचार्य से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो मेन है कि इसमें जो मठ होते हैं, जैसे ये जो शंकराचार्य है, अगर इनकी भूमिका को समझो तो ये किसी ने भारत के जो 4 पीठ है हिंदू धर्म के प्रमुख 4 पीठ कौन कौन से, पुरी में गोवर्धन पीठ है, गुजरात में द्वारका शारदा पीठ है, कर्नाटक में श्रृंगेरी शारदा पीठ है और उत्तराखंड में जोशी मठ में ज्योतिर्मठ पीठ है। इन चारों पीठों के जो ये संस्कृत पीठ में है इनकी ये अध्यक्ष होते हैं। और ये जो पीठ होते हैं ये महत्वपूर्ण पीठ मतलब सांस्कृतिक शिक्षा या आध्यात्मिक या धार्मिक शिक्षा का केंद्र संस्कृत में माना जाता है। ये 4 वेदों के संरक्षक माने जाते हैं, जिसमें से जो पुरी का गोवर्धन पीठ है ये ऋग्वेद का है, ऋग्वेद। गुजरात में जो द्वारका का शारदा पीठ है ये सामवेद। कर्नाटक का श्रृंगेरी शारदा पीठ यजुर्वेद और उत्तराखंड का जोशी मठ अथर्ववेद। ये 4 वेदों के इनको संरक्षक माना जाता है। और साथ ही साथ इन्हीं 4 पीठों के साथ साथ कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल भी हैं, लेकिन पीठ और तीर्थ स्थल दोनों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, लेकिन दोनों थोड़ा सा अलग अलग हैं। पीठ है जो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षा पढ़ाता है, जो करता है शंकर के विचारों के आधार पे, और खासतौर से हिंदू धर्म के लिए वो एक सुप्रीम अथॉरिटी माने जाते हैं ये चारों पीठ। और जो वहाँ पे विभिन्न स्थल है, जैसे वहाँ का बद्रीनाथ है, जोशीमठ मतलब वहाँ पे,
और इसी तरह से श्रृंगेरी है, इसी तरह से द्वारका है। तो ये अलग हैं, वो भी स्थापना शंकर ने ही की थी, लेकिन वो धार्मिक और ये आध्यात्मिक और दार्शनिक जो है पीठ हैं। ठीक है, अब प्रश्न है कि ऐसे में इन पीठों की स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य, या जिन्हें शंकराचार्य बोला जाता है, मूल शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य नाम नहीं था उनका, नाम आचार्य शंकर था। बाद में उनको जगत गुरु भी कहा जाता है हिंदू धर्म में, और श्रद्धा पूर्वक उनको शंकराचार्य कहा जाता है। और ये जो हैं, इनकी खास बात है कि ये एक वैदिक विद्वान थे, खासतौर से अद्वैत वेदांत को मानते थे। जो उस समय ये वैदिक विद्वान थे, किसके? अद्वैत। बताएंगे, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको बताएंगे। विद्वान थे जो उस समय हिंदू धर्म में सुधार और पुनर्जीवन करने का श्रेय दिया जाता है, जबकि बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था। उस समय एक्चुअल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म चलता था। बौद्ध धर्म में भी समानता की बात थी, वो रूढ़िया जातिपात इस तरह की बात को नहीं मानता था। जैन धर्म में भी कुछ होती थी, लेकिन उनमें भी कुछ कमियां थी। जैसे बौद्ध धर्म तो ईश्वर को मानता भी नहीं है, ठीक है, अब नहीं मानता है। भगवान बुद्ध को बाद में ईश्वर के रूप में मानते, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ईश्वर को नहीं मानता है। और उनका क्षणिकवाद सिद्धांत, यानी वो अस्थिरता को मानता है। अस्थिरता यानी अस्थायीपन, यानी सब कुछ जो है दुनिया में जो है अस्थायी है, सुख दुख सब कुछ अस्थायी है। वो क्षणिकवाद बाद में शून्यवाद में नागार्जुन के बदल जाता है। फिलॉसफी वाले होंगे तो उनको जानना है, नहीं बाकी लोगों के लिए जरूरत नहीं है। और जो जैन धर्म है, उनका सब कुछ होने के बावजूद भी एक तो वो अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए थोड़ा सा ऐसे थे जो सभी लोग नहीं अपना सकते थे। दूसरे स्यादवाद का जो उनका सिद्धांत था, यानी एक उच्चस्थ ज्ञान की बात नहीं करते थे। एक जगत को क्षणिक बता देता था और एक उच्चस्थ ज्ञान की बात नहीं करता था। ऐसे में जो है शंकर दार्शनिक रूप से अपना सिद्धांत अद्वैत वेदांत देते हैं, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। और उनका मूल है, इसी अद्वैत वेदांत के साथ ही उन्होंने मूल निकाला कि जो ये भेदभाव है जाति संप्रदाय पंथ, यानी शैव वैष्णव विभिन्न जातियों का, इन सब का कोई मत नहीं है, सब आपस में एक है, सब परम ब्रह्म यानी ब्रह्म के ही जो है रूप हैं। ये जो बहुत विविधता बहुलता दिखाई देती है, ये सब माया के रूप में है। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने इसको प्रसारित किया। इनका जो जन्म है वो माना जाता है 1788 ईस्वी में वैशाख महीने में केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। कुछ लोग लेकर विवाद कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जीएस के लिए जो है यही सत्य है। बाकी ऑप्शनल जिनका होगा वो अपना इस पे जांच पड़ताल करें। ठीक है, और इन्हें जगत गुरु माना जाता था। क्या माना जाता है? जगत गुरु के नाम से विख्यात है। और इनका जीवन बहुत छोटा था, मतलब 32 वर्ष की उम्र थी। और इसमें लेकिन इन्होंने अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म के में जितने भी जो ज्ञात है, एक पौराणिक चीज़ों को मतलब जो हम मानते हैं उनको नहीं, लेकिन जो ऐतिहासिक जो है व्यक्ति हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कहा जाए तो इनका है। और मात्र 32 साल की उम्र में ही इन्होंने ये सब कुछ कर दिया था। इन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। और यह केवल 16 वर्ष के थे तभी इन्होंने वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। और इन्होंने बहुत कम उम्र में जैन और बौद्ध धर्म के उत्थान के बीच शंकर ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवद गीता, वेदों आदि पर अपनी टिप्पणियों का प्रसार करने के लिए भारत भर में घूमना शुरू किया। और उसी घूमने के दौरान भारत में 4 कोनों को बड़े पैमाने पर यात्रा की और अपनी शिक्षाओं और दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए 4 प्रमुख दिशाओं में 4 मठों या 4 पीठों की स्थापना की। वही जो 4 पीठ जो 4 वेदों के संरक्षक के रूप में भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा दार्शनिक पहलू देख लिया जाए। अद्वैत वेदांत, देखिए ये जो शंकर हैं, ये इनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि अपने अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद के दर्शन का प्रचार करना। उनके दर्शन के अनुसार ईश्वर और मनुष्य दो नहीं हैं और भौतिक संसार एक भ्रम है। सरल रूप में वह दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि यह एकता ही है जो स्पष्ट विविधता को रेखांकित करती है। और इनका दर्शन अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा तो जाति, कानून संहिता आदि संबंधित मामलों को खारिज कर देता है। अब जरा हम इसको समझाते हैं। शंकर का प्रसिद्ध कथन है जो वो लेते हैं उपनिषदों से, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यानी जो हम जगत देखते हैं वो मिथ्या है। अब मिथ्या माने झूठ नहीं है, पहली बात समझना है, मिथ्या झूठ नहीं है, ये सत्य और असत्य के यानी है और नहीं है के बीच की स्थिति है। एक उसको एक भ्रम या माया के रूप में कहते हैं। उसको मैं अभी वर्तमान उदाहरण से समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। हालांकि ये काफी
कह सकती हो कि बहुत ही अमूर्त अवधारणा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परा, यानी जीव जगत जो है, जगत मिथ्या यानी जगत जीवन में जो ये भिन्नताएं दिखती है, जो अंतर दिखती है, सब मिथ्या है। और जो आत्मा है, जो हम आप हैं आत्मा के रूप में बहुत सारे, वो सब ईश्वर के ही रूप में है। इसको अगर उदाहरण से समझिए तो जैसे अभी हम अगर देखें तो हमारे लिए एक नगर का, हमारे गांव का आदमी और एक गांव में अलग अलग है। जैसे हम किसी बड़े शहर में जाते हैं तो वो हमारे गांव का ही आदमी जो हमें पहले अलग लगता था वो हमें पास लगने लगता है। वैसे ही हम अगर दूसरे देश में जाएं तो हमारे एक अलग शहर का भी आदमी, एक अलग देश प्रदेश का भी आदमी हमारा अपना लगता है। अब सोचो कि वैश्विक स्तर पर जाते हो तो अपने देश के सारे लोग अपने लगते हैं। ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो, ऊपर उठते जाते हो, थोड़ा सा धरती के ऊपर जाओ तो पूरी पृथ्वी एक लगने लगती है, और ऊंचाई से जाओ तो आकाश गंगा एक लगने लगेगा। और जरा सोच के देखो कि आप एकदम ब्रह्मांड के उसमें पहुंच गए हो, जहां पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाई दे। वो ज्ञान अगर आपको मिल जाए तो क्या आपको जो ये विविधता दिखाई देती है वो दिखाई देगी कि हम तुम सर हैं, स्टूडेंट हैं, ये है, फलाना है, जाति है, ये है, वो है, सब होते हुए भी उस ब्रह्म को में सब ऐसे दिखेंगे? है ही नहीं। तो जिसको शंकर कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो ब्रह्मांड, या जो आप हम ब्रह्मांड से तुलना कर रहे हैं समझाने के लिए, आपको सरल बनाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि वो जो आदि तत्व है वो ब्रह्म है। वो उसका सगुण रूप से नहीं कह सकते हो कि ये है वो नहीं, अद्वैत है, वो दो नहीं है। जैसे ब्रह्मांड की परिभाषा यूनिवर्स माने एक, यूनिवर्स की परिभाषा दो कर ही नहीं सकते, यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं। उसी तरह से ब्रह्म के बाहर भी कुछ नहीं है, और जो सब कुछ है वो ब्रह्म है। और ये विविधता जो दिखाई देती है ये कहते हैं ब्रह्म की माया है। ये सब कुछ जैसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा वो सब मिट जाएगा, और वो ब्रह्म का ज्ञान क्या होगा? जो हम हैं हम ही ब्रह्म हैं। ये उनका अद्वैत सिद्धांत है। इसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही गूढ़ है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बार बार इसको रिवाइंड करके पढ़ें, समझेंगे, आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे में ये मानता है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो भ्रम माया है, और ये सारी चीजें हैं। और इनका मेन जोर जो है अद्वैत वेदांत का वो है कि आत्मा और व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्म या परमात्मा की एकता में निहित है। और जब आत्मा का विविधता और ये सब नहीं है तो सब एक ही हो जाएंगे। ऐसे में प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य की विरासत क्या है? देखिए, अद्वैत वेदांत के रूप में दार्शनिक रूप से तो उनका जो है महत्व तो है ही है, लेकिन उनका धर्मशास्त्रों के साथ साथ भारतीय संस्कृति और राजनीतिक चेतना में भी योगदान है। ठीक है। अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी यात्राओं की व्याख्या अक्सर एक राष्ट्रवादी परियोजना के रूप में मानी जाती है, जहां आस्था को, दर्शन को, भूगोल के एक साथ जोड़कर उन्होंने एक हिंदू भारत की कल्पना की जाती है, जो उनके समय की राजनीतिक सीमाओं से परे है। उनके समय राजनीतिक सीमाएं छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी, लेकिन उन्होंने भारत को एक सांस्कृतिक और धार्मिक, दार्शनिक यानी भौगोलिक अवधारणा से दर्शन उसको जोड़ा, और भारत के चारों कोनों में, उत्तर में जोशीमठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में आपका पुरी, और पश्चिम में द्वारका, ये चार प्रमुख मठों की परियोजना की। और इसी प्रकार उनके मठों को हिंदू आस्था और परंपरा के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। इसीलिए क्योंकि उनके द्वारा एक जो भले भारत के अलग अलग राज्यों में था उनकी राजनीतिक सीमाएं, लेकिन उन्होंने दार्शनिक धार्मिक रूप से पूरे भारत को एक जोड़ने की कोशिश की। ठीक है। चलिए आप इसको देखिएगा, थोड़ा सा इनका सिद्धांत टफ है अद्वैत वेदांत वाला, बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग दावोस 2024, 15 तारीख से लेके 19 जनवरी, 15 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक ये सम्मेलन चल रहा है दावोस में, स्विट्जरलैंड में है ये। और इसकी शुरुआत माना जाता है जर्मनी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर क्लास सैवे करके है, स्वैबे, उनके द्वारा माना जाता है। और वह 1972 में स्थापित है। वो आज भी इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं। हमारे जो मुकेश अंबानी हैं वो भी एक गवर्निंग बॉडी में इसमें शामिल हैं। यह वैश्विक स्तर पे सरकारों का और निजी संगठनों का, सांस्कृतिक संगठनों का एक आपस में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप देखेंगे कि यही इस मंच में आप अक्सर देखेंगे कि राजनेता, बिजनेसमैन और बहुत सारे ऐसे लोग जो है आपस में मिलते हैं और
इनके मूल में जो इनका सिद्धांत है वह है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म या हितवादी पूंजीवाद। इसमें पहले पूंजीवाद मानता है कि जैसे कोई कंपनी है तो उसका दायित्व किसके प्रति है, अपने शेयर होल्डर के प्रति, जिन्होंने पूंजी लगाई है जितना उसके प्रति कंपनी का उतना दायित्व है। इन्होंने दिया कि नहीं, अब ये कैपिटलिज्म को स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म होना चाहिए और इसमें जितने उससे जुड़े हुए हैं स्टेक हैं, सरकार है, निजी क्षेत्र है, काम करने वाले लोग हैं, आम जनता है, पर्यावरण है, समाज है, ये सारे पहलू के प्रति कंपनियों को गवर्नेंस को उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये तो इनकी सिद्धांत है। व्यवहार में इनके द्वारा जो वैश्वीकरण की अवधारणा, जो खासतौर से अमेरिका के और इस तरह के जो बहुराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जो है आर्थिक बहुराष्ट्रीयकरण को अपनाया गया है, वैश्वीकरण, उसको लेकर ये आगे बढ़ते हैं। इसी को लेकर इनकी आलोचना की जाती है। कुछ इनके उपलब्धियों में कुछ सकारात्मक उपलब्धियां भी रही हैं जिनको हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे चर्चा में क्यों है, क्योंकि देखिए वैश्विक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो दुरुपयोग है, जिसमें जो आभासी या झूठा, जैसे किसी की झूठी वीडियो या फेक वीडियो, इसमें इतनी गहराई तक फेक होता है कि आमतौर पे आदमी समझ ही नहीं पाता। इनकी बढ़ती चिंताओं के बीच विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी तक अपनी 54वीं वार्षिक बैठक आयोजित कर रहा है। सम्मेलन का थीम है विश्वास का पुनर्निर्माण, जिसके तहत नई प्रौद्योगिकियों द्वारा सक्षम अवसरों की खोज, यानी जो नई प्रौद्योगिकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे और सारी, उनके द्वारा जो समझ अवसर है उनकी खोज करना है। निर्णय लेने और वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव का ध्यान केंद्रित करना है। ये सारी चीजें इसमें चर्चा की बिंदु है। ठीक है, अभी इसमें क्या चर्चा होगी वो तो नहीं आया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि विश्व आर्थिक मंच क्या है और इसकी शुरुआत किसने की है। विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक और निजी, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह फोरम वैश्विक मुद्दों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर उद्योग के एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को इसमें शामिल करता है। एक्चुअल में ये वैश्विक स्तर पे मल्टीनेशनल कह सकते हो कि आप बहुराष्ट्रीय कह सकते हो, एक थिंक टैंक है जिसमें गवर्नमेंट के, उद्योग के, कल्चर और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल होते हैं, जो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की जो अवधारणा है उसके आधार पे उस तरह के मुद्दों को करते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत 1971 में एक गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में जर्मन प्रोफेसर क्लाज श्वाब हैं, इनके द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह मूल में नैतिक और बौद्धिक सत्यनिष्ठा होती है और ये क्या है, हितधारक पूंजीवाद, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, और इसी के आधार पे ये बताते हैं कि ये अपना काम करते हैं, ये किसी के साथ पक्ष नहीं लेते हैं। ठीक है, अभी इनकी हम सुन लेते हैं, उसकी आलोचनाओं की भी सुन लेंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि WEF की, विश्व आर्थिक मंच की हितधारक पूंजीवाद की अवधारणा क्या है। देखिए, इसके संस्थापक जो है, कौन है संस्थापक, प्रोफेसर क्लाज श्वाब। इन्होंने कहा है कि हितधारक पूंजीवाद पूंजीवाद का एक रूप है जिसमें कंपनियां न केवल शेयर धारकों के लिए अल्पकालिक लाभ का अनुकूलन करती हैं, बल्कि अपने सभी हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन मूल्य निर्माण की भी तलाश करती हैं। यानी कि पहले पूंजीवाद में यह था कि जो कंपनी में पैसा लगाया है उसके लाभ को बढ़ाना हर कंपनी यानी पूंजीवादी व्यवस्था का आधार था। इसका मतलब था कि चीजें सस्ते से सस्ते दर, सस्ते से सस्ते और बेहतर से बेहतर तैयार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। लेकिन इसमें इन्होंने देखा कि जो परिस्थितियां आई कि नहीं, अब इसको ये शेयर नहीं, स्टेक होल्डर, शेयर के तो शेयर धारक तो ही हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, खासतौर से उसमें काम करने वाले लोग, जैसे कर्मचारी हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, समुदाय जिसका ये हिस्सा है जहां पे ये काम करती है, सरकार है, पर्यावरण है, अंततः धरती है। इन सब के लिए इनके हितों के दीर्घकालीन, यानी अगर शेयर धारकों की अल्पकालिक हितों पर ये कंपनियां ध्यान दे रही हैं तो ये जो स्टेक होल्डर हैं इनके दीर्घकालिक हितों पर भी इन्हें ध्यान देना पड़ेगा, ये व्यवस्था ये कहती है। अब अगर हम इसकी सफलता के रूप में देख लें, यानी इसके कुछ जो सकारात्मक पहलू है, तो इसके वेबसाइट में कहा गया है कि जैसे ये
स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत शहर है ना, भारत के कश्मीर को भी कश्मीर को जम्मू श्रीनगर को जो है दुनिया भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो एक खूबसूरत शहर है, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे वो किसी गुट मतलब वो कह सकते हो कि वो एक अलग देश ही है, आप जानिएगा थोड़ा सा, जहाँ पे किसी बहुत दूसरे कूटनीतिक संबंधों में वो नहीं पड़ता है स्विट्जरलैंड। वहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। तो ऐसे में ये इसका वेबसाइट कहता है कि कई सारे देशों के रिश्तों में जो बर्फ जमी है वहाँ पे पिघली है। जैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में पहली बात यहीं पे हुई थी। पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी को एकीकरण के लिए जो पहली बात हुई थी यही हुई थी। बाद में उसमें सोवियत संघ का भी विघटन हो गया था। जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी उसको शुरुआत करने में जो दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री थे और नेल्सन मंडेला और नेता थे, उनके बीच में जो उस अफ्रीका के बाहर पहली बैठक हुई थी यही भी हुई थी। 1998 के दशक में इन लोगों ने कहा कि अब हमें यहाँ पे इस मंच में विकासशील देशों को भी शामिल करना चाहिए। इस अवधारणा को लेने के लिए एक G20 जैसी बात की गई थी। नाम तो नहीं दिया गया था, एक ऐसी बात की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि आधे देश विकसित हों और आधे जो है विकासशील देश होना चाहिए। ठीक है, हालांकि उसी को लेके जो है उसी वर्ष जब ये बात हुई थी 1998 में जर्मनी के बान में G20 के नाम से जो है पहला सम्मेलन हुआ था, जो कह सकते हो कि वित्त मंत्रियों के स्तर पे ही था। और 2008 में जब अमेरिका में मंदी आती है तो अमेरिका के नेतृत्व में G20 का शिखर सम्मेलन शुरू होता है, जिसके एक शिखर सम्मेलन का आयोजन पिछले साल सितंबर माह में भारत ने सफल आयोजन किया था। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी यह दिया जाता है। साथ ही में इसके द्वारा दो प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जो आपके प्री के लिए है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट। ये दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब ये तो अच्छाइयाँ हो गई, अब इसकी कुछ कमियां हैं। जैसे कि आज ही एक द इंडियन एक्सप्रेस में ही ये था, नाम नहीं याद आ रहा है उनका, अच्छे विचारक हैं, लिखते हैं, उन्होंने बताया कि जैसे इसका जो है ना, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक दावोस सम्मेलन होता है, इसको दावोस मैन कहा जाता है। यानी इनकी विचारधारा क्या है, जो सो कॉल्ड नॉर्थ वाली विचारधारा, वैश्विक पूंजीवादी विचारधारा की पूंजी के आधारित जो वैश्वीकरण की विचारधारा, जो कि कोरोना के काल में पूरी तरह से फेल हो गई है। ठीक है, तो यही इसने जो है ये वैश्वीकरण अभिजात वर्ग का नाम है जिसने 1990 के दशक में दुनिया को आकार दिया। इसी के द्वारा बर्लिन की दीवार ढह गई, 1991 में सोवियत संघ का ढह गया और अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभरा। लेकिन आज इस देश उभरा और आर्थिक, थोड़ा सा ये भी देख ले कि आर्थिक मोर्चे पर तथाकथित वाशिंगटन सर्वसम्मति ने देशों की सीमाओं से पार पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं और श्रम के मुक्त आवागमन पर चिन्हित एक युग की शुरुआत की। लेकिन देखा जाए तो यह केवल पूंजी और वस्तुओं पर ही था। श्रम और व्यक्तियों के आवागमन को लेकर हमेशा यह विकासशील देशों के आधार पर जो है विकसित देशों द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है और ये सब चीजें चलता रहा ये सब। लेकिन आज देखें तो जो अमेरिका उनका प्रभुता है, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ही इस वैश्वीकरण के विरोध में खड़ा हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी कमियां हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। जो तीसरा न्यूज है हमारा वह है एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज, आज के इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में था, एडिटोरियल में था कि भारत की वर्तमान बहुसंरेखीय कूटनीति। तो जहां तक इसकी बात है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो परिचय के रूप में दुनिया बहुत ध्रुवों में बटी हुई है। ऐसे में भारत की जो निर्गुट नीति है वह अब बहुसंरेखी नीति के रूप में बदल गई है। ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि अभी दो घटनाएं हुई हैं। एक, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ईरान की यात्रा की, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री रूस से बात करते हैं और ये दोनों एक अलग ध्रुव के साथ हैं। और साथ ही साथ जो दवास में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन हो रहा है उसमें स्विट्जरलैंड जो उसकी अध्यक्षता कर रहा है उस यूक्रेन वाले मामले को लेके, उसमें वो कह रहा है कि भारत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है रूस को वार्ता के टेबल पे लाने के लिए। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, इसमें कुछ बहुत है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वर्तमान क्षण नवीनीकृत महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता प्रदर्शित कर रही है। कैसे है, यूरोप और पश्चिम एशिया में संघर्ष है, रूस यूक्रेन का है, इजराइल हमास है, अब तो हूती और अमेरिका भी शुरू हो गया है। और इससे आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक मोर्चे पर अमेरिका और चीन के बीच व्यापक खींचातानी है।
और साथ ही में अमेरिका रूस के बीच में खींचातानी है, अमेरिका जो है ईरान के बीच में है, सऊदी अरब ईरान के बीच में है। ये बहुत सारे आप देख रहे हो चीजें ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ के बीच में है, ये सारी चीजें थी। और शीत युद्ध के दौरान भारत की गुट निरपेक्षता सैद्धांतिक रूप से यदि व्यवहार में नहीं भी तो दोनों गुटों से समान दूरी के उनके दावे के द्वारा परिभाषित थी। ठीक है, यानी जब ये बात आई थी कि शीत युद्ध में एक अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था, दूसरे रूस साम्यवादी व्यवस्था, इन दोनों गुटों से सैद्धांतिक रूप से भारत अलग था। व्यवहार में भले न रहा हो, लेकिन इन दोनों गुटों में भारत शामिल नहीं था। और उसने एक निर्गुट आंदोलन के नाम से किया, जिसका सम्मेलन चल रहा है। एक दो दिन में उस पर भी हम क्लास ले लेंगे, थोड़ा सा आउटपुट पता चल जाए। युगांडा में कंपाला में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में वर्तमान में भारत क्या कर रहा है, बहु संरेखण मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहा है और राष्ट्रीय हित और द्विपक्षीय संबंधों को बनाने की आवश्यकता द्वारा निर्देशित है। यानी बहु संरेखण के आधारित अपने राष्ट्रीय हित और द्विपक्षीय संबंधों को उस आधार पर स्थापित करते हुए आगे चल रहा है। ये चर्चा में क्यों हो गया, क्योंकि हाल में दो घटनाएं हुई हैं। क्या हुई हैं, भारत उन विविध भागीदारों से एक साथ जुड़ने में कामयाब रही है जो अक्सर एक दूसरे के साथ मतभेद रखते हैं। जैसे सोमवार 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत करते हैं और उन्होंने कथित तौर पर दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी, यूक्रेन संघर्ष, द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पे चर्चा की। हमारे जयशंकर जी जो है वह अभी ईरान के यात्रा पे रहे हैं और उन्होंने कई सारे मुद्दों पे, जिस पे हम अभी क्लास ले चुके हैं, कई सारे मुद्दों पे, जिसमें लाल सागर का मुद्दा है, इजराइल हमास संघर्ष है, और या कह सकते हो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, इन सारे मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे। और अमेरिका, और ये खबर है कि अमेरिका और यूके द्वारा यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला करने के पूर्व भारत के विदेश मंत्री से बात की जाती है। और भारत के विदेश मंत्री एक इंटरव्यू में कहते हैं, एक उनसे प्रश्न पूछा जा रहा था तो कहते हैं कि आज दुनिया में कोई भी मसले बिना भारत से पूछे हल नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जब दुनिया में कोई भी मसले नहीं हल किए जा सकते, इसका मतलब ये बताता है कि भारत की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, वो कहीं न कहीं बहुआयामी या मल्टी अलाइन या बहुगठबंधन आधारित हो गई है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि रूस जब यूक्रेन संघर्ष हुआ था तो अमेरिका रूस के प्रति आक्रमण था और अमेरिका यूरोपीय देश भारत पे दबाव बना रहे थे कि वो रूस से दूरी बना ले। लेकिन भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक हितों को, स्ट्रेटेजिक स्वायत्ता को बनाए रखना, वो अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर करता है, यूरोपीय संघ के देशों के साथ करता है, क्वाड में भी जाता है, IPEF भी करता है, और जो है रूस के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखता है। और आज वही अमेरिका और वही यूरोपीय देश आशा करते हैं कि भारत के जो रूस के साथ संबंध हैं उसका लीवरेज लेके भारत रूस के साथ रूस को वार्ता के टेबल पे लाए। ठीक है, इसी तरह से जो ईरान का मामला था, अगर ईरान का देख लें, जिसको ईरान का हुआ था, तो ईरान जो है अरब इजराइल दोनों से उसका जो है खटपट चलता रहता था। और भारत के देखिए इन तीनों के, इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है, सऊदी अरब के साथ भी स्ट्रेटेजिक, दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, और ईरान के साथ भी हमारे संबंध है, तभी तो हम वहां पे जाके अपनी बातें रख पा रहे हैं। लेकिन इस घटनाक्रम में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी के साथ संबंध रख रहे हैं, लेकिन सबका तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं कि हम वहां पे गए तो उनकी बातें कर ली, वहां पे गए तो उनकी बातें कर ली ना। हम जहां पे भी जाते हैं, जो भारत का मत है, जो भारत का विचार है, उसी को रखते हैं। जैसे भारत ने रूस से कहा कि युद्ध का कोई वो नहीं होता है, जो भी चीजें होंगी उसको शांतिपूर्ण स्तर पे करना चाहिए। और भारत ने ईरान में भी कहा कि भारत किसी भी तरह के आतंकवादी कृत्य का समर्थन नहीं करता है, यानी हमास के आतंकवादी कृत्य को भी विरोध किया। साथ ही में कहा कि किसी भी युद्ध में आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत की बात की। यह कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारत अपने जो उसका भारत का बहु संरेखीवाद या मल्टी अलाइनमेंट है, वो किसी की तुष्टीकरण पर आधारित नहीं है। वह अपने हितों को दोनों पक्षों के साथ अच्छे से रख सकता है, क्योंकि उसका दोनों पक्षों के साथ बेहतर संबंध है। तो ये क्यों है, वो अंतर्निहित परिस्थितियां क्या हैं जो भारत को इस स्तर का बनाई है कि वो ऐसा करने में सक्षम हो जाए। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह ये है कि पहला है कि भारत का निरंतर आर्थिक उत्थान हो रहा है। आज भारत दुनिया का जो इकोनॉमिक वो है, आइलैंड है। ठीक है, ऐसे में बढ़ता बाजार और साथ ही भविष्य के विकास की संभावनाएं भारत को रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों तरह से महत्व देती है। दुनिया का कोई भी देश हो,
वो एक ऐसे देश से अपने को दूरी नहीं बनाना चाहता है जो भविष्य में विकास का केंद्र है या अभी भी विकास का केंद्र है। दूसरा, चीन एशिया और उसके अधिक आक्रामक हो गया है, इसलिए अमेरिका और पश्चिम के कई नेता भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संतुलक के रूप में देख रहे हैं। इसी तरह से जो और महत्वपूर्ण चीज है वह है कि भारत में लोकतंत्र और जो है उदारवादी बहुलवादी नीतियां हैं, ये भी जो है कई सारे जो देशों के साथ जो है, खासतौर से जो पश्चिम के देश है उनको भारत के साथ जोड़ रही है। ऐसे में अगर भारत को ये सब कुछ करना है तो ध्यान रखना होगा कि ये जो उसकी बढ़त है, क्या आर्थिक बढ़त, जो चीन के साथ उसकी बढ़त है, और जो लोकतंत्र और बहुलवादी विचारधारा है, इस पे कमी न आए, क्योंकि यही वो चीज है जो उसे बहुगठबंधन वाला जो है या बहुसंरेखित कर रही है। ठीक है, भारत की बहुसंरेखित विदेश नीति क्या है? तो ये एक विदेश नीति होती है जो समानांतर संबंधों की एक श्रृंखला, एक साथ कई सारे लोगों के संबंध होती है, जो बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करती है। भारत की बहुसंरेखण विदेश नीति ऐसी कूटनीति है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महारत हासिल है। जैसे जैसे भारत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भारत विभिन्न विरोधी गुटों के बीच में सेतु का काम कर रहा है। भारत एससीओ का भी सदस्य है, भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है, भारत आईपीईएफ का भी सदस्य है, भारत क्वाड का भी सदस्य है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आ रही है, और जो भारत की पहले से चली आ रही रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या गुट निरपेक्षता की नीति है, उसी का अगला पड़ाव है हमारी मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। नमस्कार।